हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीवा ड्रूवियंस। आज हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट में मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट और सॉट एनालिसिस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि बिजनेस क्या होता है। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मतलब कि पैसे से रिलेटेड वाली एक्टिविटी है, बिना पैसे वाली नहीं है, चैरिटी वाली नहीं है। दिस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कंटिन्यूअस प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड होती है, सो दैट वी कैन सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। फिर इन बिजनेस में या फिर बिजनेस इन जनरल में क्या क्या चीजें आती हैं। हम गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं, मतलब पैसे के बदले लेन देन करते हैं। न्यूमरस ट्रांजैक्शंस होते हैं। अगर मेरे पास एक फोन है तो हमने अगर उस फोन को किसी को बेच दिया है तो आई विल नॉट बी कंसिडर्ड अ बिजनेस वुमन। ओके, जब तक मैं वो बिजनेस रोज ना करूं। प्रॉफिट मेरा मेन ऑब्जेक्टिव होगा अगर इफ आई एम गोइंग इनटू बिजनेस। रिस्क और अनसर्टेनिटीज इसमें होती हैं। बायर और सेलर इसमें होता है, एक बायर और एक सेलर डेफिनेटली होता है। मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इसमें आती हैं, एंड इट इज डन टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। और इसका एक सोशल ओब्लिगेशन होता है, मतलब हम कोई भी खराब सामान उठा करके किसी को भी नहीं बेच सकते हैं। ओके, नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स की बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में सबसे पहले जानते हैं एनवायरनमेंट। ये एक सिस्टम होता है जिसमें ह्यूमन बीइंग्स रहते हैं, एडजस्ट करते हैं खुद को अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट इटसेल्फ। इसका मतलब होता है कि ये वो सराउंडिंग्स होती हैं, एक्सटर्नल एजेंट्स होते हैं, इन्फ्लुएंसेस या सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसके अंडर कुछ भी जो है वो एग्जिस्ट करता है। मतलब एक सिस्टम, एक इर्द गिर्द आपके जो भी वातावरण है, उसमें ह्यूमन बीइंग्स कैसे सरवाइव करते हैं वो उनका एनवायरनमेंट कहलाता है। फिर बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है अग्रीगेट या फिर टोटल ऑफ ऑल द फोर्सेस, फैक्टर्स एंड इंस्टीट्यूशंस जो डायरेक्टली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं। मतलब कोई भी चीज जो आपके बिजनेस को अफेक्ट कर रही है, चाहे वो बाहर के कॉम्पेटिटर्स हो या फिर वो आपकी कंपनी की खुद की पॉलिसीज हो, वो सारा बिजनेस एनवायरनमेंट का हिस्सा होता है। ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ये स्टैटिक हो सकता है और कुछ एनवायरनमेंट जो है वो चेंजिंग हो सकते हैं, डायनामिक हो सकते हैं। फिर इसमें कुछ डेफिनेशन दी हैं जो आप इससे पढ़ सकते हो। सबसे पहले दी हुई है बिजनेस एनवायरनमेंट एक अग्रीगेट ऑफ ऑल कंडीशंस, इवेंट्स और इन्फ्लुएंसेस होता है दैट सराउंड एंड अफेक्ट्स द बिजनेस, दैट इज बाय कीथ डेविस। And then next one is the total of all the things external to firms and industries that affect the function of the organization be business environment कहलाया जाता है। This is by Wheeler. Okay, now we will move towards the characteristics of business की business environment जो है वो complex है, dynamic है, relative है, अनसर्टेन है, मल्टीफेसेटेड है एंड फार रीचिंग इम्पैक्ट इसके होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट इन जनरल बहुत कॉम्प्लिकेटेड, डायनामिक और मल्टी डायमेंशनल होता है। मतलब ये उसकी इंट्रो लाइन है, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो। एंड इट अफेक्ट्स डिफरेंट बिजनेस इंस्टीट्यूशंस इन डिफरेंट वेज। इट एग्जिबिट्स मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो ये दर्शाता है या दिखाता है। सबसे पहला इसमें आता है कि ये कॉम्प्लेक्स है। बिजनेस एनवायरनमेंट या फिर एनवायरनमेंट के जो भी फैक्टर्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, और इंडिविजुअल फैक्टर या इंडिविजुअल इफेक्ट ऑन द बिजनेस कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड। दिस इज परहैप्स द रीजन कि व्हाई इट इज डिफिकल्ट फॉर द बिजनेस टू फेस देम। क्या बोला गया है इसमें कि बिजनेस के जो फैक्टर्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, इसीलिए कोई एक इंडिविजुअल फैक्टर नहीं है जिसको हम देख सके और ये समझ सके कि जो इम्पैक्ट पड़ रहा है बिजनेस पे वो इसी एक पर्टिकुलर फैक्टर का ही पड़ रहा है। इसलिए जो बिजनेस एनवायरनमेंट के जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। ओके, फिर है डायनामिक। साफ साफ बोला गया है कि एज इट इज क्लियर, एनवायरनमेंट जो है वो मिक्सचर होता है बहुत सारे फैक्टर्स का, इंटरनल और एक्सटर्नल, माइक्रो मैक्रो, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो उन फैक्टर्स और जो चेंजेस है इन सम ऑफ दीज फैक्टर्स जो है दे कंटिन्यू टू टेक प्लेस। मतलब कुछ चीजें जो है वो हमेशा चेंज होती ही रहेंगी। ऐसा नहीं है कि अगर एक कंपनी एक टाइम पर इतना, इस साल उसने इतना प्रॉफिट कमाया है तो अगले साल भी वो सेम लेवल ऑफ प्रॉफिट कमाएगी। या कोई एक कंपनी या कोई आपका एक कॉम्पेटिटर है जो इस साल बहुत डाउन पीरियड फेस कर रहा है, तो नेक्स्ट ईयर भी उसका पीक पीरियड नहीं आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो वही फैक्टर्स है दैट कीप ऑन चेंजिंग और उससे आपका जो एनवायरमेंट है और आपका जो बिजनेस है वो भी अफेक्ट होता है।
फिर अनसर्टेनिटी, ऑब्वियसली कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो सर्टेन हो, निर्धारित हो। तो एवरी टाइम सिंस जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, तो चीजें बहुत अनसर्टेन होती है। जो प्रोफेशनल पीपल होते हैं हु डिटरमाइन द बिजनेस स्ट्रैटेजी टेक इनटू कंसिडरेशन द लाइकली चेंजेस बिफोर हैंड, कि जो भी स्ट्रैटेजिस्ट होते हैं, जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, वो पहले से ही स्ट्रैटेजीज को बना करके रखते हैं, तय करके रखते हैं कि इन केस ऐसी चीजें होंगी, देन व्हाट विल द कंपनी सपोज टू डू। ओके, तो ये सारी चीजें इसमें लिखी जाती है। फिर आता है मल्टी डायमेंशनल बिजनेस एनवायरनमेंट, जो है वो लोकल कंडीशन से रिलेटेड है, एंड दिस इज द रीजन व्हाई बिजनेस एनवायरनमेंट हैपेंस टू बी डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज। मतलब कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से हम उसको कंसिडर करते हैं। सेम, डिफरेंट, इवन इन द सेम कंट्री या डिफरेंट प्लेसेस, की हर जगह पर वो डिफरेंटली डील किया जाता है उससे, लोकल कंडीशंस के कारण, इसीलिए वो मल्टी डायमेंशनल है। फिर बोला गया इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट्स इसके होते हैं इन द सेंस कि चेंज इन एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी विद द कमिंग ऑफ न्यू गवर्नमेंट। ओके, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि जो भी फैक्टर्स होते हैं वो कोरिलेटेड होते हैं, कि अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी में चेंजेस हुए, न्यू गवर्नमेंट में अगर चेंजेस होंगे, तो ऑब्वियसली इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज भी चेंज होंगे। इन दिस केस द कमिंग ऑफ न्यू गवर्नमेंट टू पावर एंड चेंज इन इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी आर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक चेंजेस रिस्पेक्टिवली। तो इसीलिए बोला गया है कि अगर एक फैक्टर में चेंज हो रहा है, तो हो सकता है दिस कुड लाइकली हैपन कि दूसरे फैक्टर में भी उसी के कारण चेंजेस हो रहे हों। ओके, और इसके बाद इसमें था फार रीचिंग इम्पैक्ट। इसका होता है कि ऑब्वियसली इसके जो इम्पैक्ट होते हैं वो बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म होते हैं, वो भी इसका एक कैरेक्टरिस्टिक था। देन कम्स सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसमें सबसे पहला दिया हुआ है अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज हेल्प्स अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू बी द फर्स्ट टू एक्सप्लॉइट देम। जितनी जल्दी आप बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं उसके कारण हमें पता चला अच्छा ये अपॉर्चुनिटीज हैं जिनका हम फायदा उठा सकते हैं, अगर आपने बहुत जल्दी उनका फायदा उठा लिया, तो डेफिनेटली यू विल हैव बेटर बेनिफिट्स देन योर कॉम्पिटिटर्स। फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अपनी पॉलिसीज एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए बनानी चाहिए। जो स्टडी है बिजनेस एनवायरमेंट की, ये इंपॉर्टेंट है सो एज टू इंश्योर कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूटिलाइज करें, जैसे फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज और फिजिकल रिसोर्सेज को। ओके, नेक्स्ट इज एनवायरमेंट एनालिसिस। एनवायरमेंट को एनालाइज करना हेल्प करता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ और उसकी जो भी वीकनेसेस होती हैं वो, मतलब जो अभी हम लोग सॉर्ट में पढ़ेंगे, सॉर्ट एनालिसिस में वो आएगा इसी में। फिर है एनवायरमेंट एनालिसिस हेल्प करता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को टू आइडेंटिफाई जो भी थ्रेट्स हैं एंड एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू द बिजनेस। एनवायरमेंट एनालिसिस हेल्प करता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कि जितने भी उसके थ्रेड्स हैं उसको वो एक्सप्लोर करे, अपॉर्चुनिटीज जो है उनको भी चेक करे। फिर एनवायरमेंट एनालिसिस या बिजनेस एनवायरमेंट का एनालिसिस हेल्प करता है कि जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं हम उनको अडेप्ट करें, जिससे हम लोग की जो एफिशिएंसी है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। अगर हम लोग बिजनेस एनवायरमेंट को स्कैन कर रहे हैं तो इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल सिचुएशन और उसका इम्पैक्ट बिजनेस पर क्या पड़ रहा है। फिर नेक्स्ट है यू कैन राइट अ फ्यू पॉइंट्स। हो सकता है ये लॉन्ग आंसर में आ जाए, इसलिए हमने इसको बहुत सारे पॉइंट्स इसमें लिए हुए, जो आपको इजी लगते हैं आप उसको रख सकते हो। फिर इसके बाद लिखा हुआ है कि अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन कर रहे हो, मतलब उसको चेक कर रहे हो, आइडेंटिफाई कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, तो जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज है उनको समझने में और उनका इम्पैक्ट गवर्नमेंट की पॉलिसीज का बिजनेस पे क्या पड़ा है उनको समझने में इजी हो जाएंगी चीजें। ओके, बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन जो इम्पैक्ट है इंटरनेशनल इवेंट्स का बिजनेस पर वो भी इंक्रीज करता है। टू अंडरस्टैंड ग्लोबल इवेंट्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन बिजनेस, स्टडी ऑफ इंटरनेशनल एनवायरनमेंट इज नेसेसरी। फिर नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल एनालिसिस के बाद बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड नो अबाउट द स्ट्रैटेजीज जो उनके कॉम्पिटिटर्स की है, सो एंड टू फॉर्मुलेट फर्दर प्लान। ठीक है, फिर आता है मेरा सॉर्ट एनालिसिस। सॉर्ट एनालिसिस का फुल फॉर्म क्या होता है? स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। फिर हम लोग जानते हैं कि सॉर्ट एनालिसिस को इन जनरल क्या कहते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है द गुड एंड द नॉट सो गुड। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली स्ट्रेंथ्स और अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए बेटर चीजें होती हैं, वीकनेस और थ्रेट्स हमारे लिए बेटर चीजें नहीं होती हैं। फिर इसमें लिखा हुआ है व्हाट वी हैव गॉट। ओके,
स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हमारी इंटरनल चीजें होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन से इंटरनल होती हैं, एंड फिर व्हाट्स आउट देयर, मतलब जो हमारी एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं वो मेरे अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स के अंडर आते हैं। फिर इसमें लिखा हुआ है सबसे पहले स्ट्रेंथ, तो जो रिसोर्सेज मेरे पास हैं जो हम लोग यूज कर सकते हैं, हमारे उसके क्या एडवांटेजेस हैं, हमारे क्या एडवांटेजेस हैं, और क्या चीजें हैं जो ढंग से चल रही हैं वो इसमें आती हैं। फिर वीकनेसेस में क्या आता है, व्हाट एबिलिटीज आर वी लैकिंग, हमारे अंदर क्या कमियां हैं जो हम पूरी कर सकते हैं, ऑब्वियसली दिस इज इंटरनल। फिर व्हाट वेयर आर वी स्टार्टिंग टू स्ट्रगल, हम लोग कहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं, व्हाट थिंग्स आर देयर जो अभी तक लैक हो रही हैं, और हम लोग उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, ये सारा वीकनेस में आता है। फिर आती है मेरी अपॉर्चुनिटीज में, हु माइट मोस्ट वैल्यू आर स्ट्रेंथ, हम लोग फर्दर अगर हम लोग कोई भी काम करते हैं, कुछ भी प्रोडक्ट्स हम लोग बनाते हैं, तो वो प्रोडक्ट जो है वो किसके लिए सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होंगे, वो कस्टमर्स के लिए वैल्यूएबल होंगे, उसमें भी कौन सा कस्टमर है, काइंड ऑफ कस्टमर्स है जिनके लिए वो वैल्यूएबल होंगे। फिर व्हाट ट्रेंड्स वर्क आर इन आर फेवर, कि कौन से ऐसे ट्रेंड्स हैं इन द मार्केट, इन द इकोनॉमी जो हमारे फेवर में हो सकते हैं, और व्हाट प्राइजेस आर विद इन रीच, और कौन कौन से ऐसे प्राइजेस है, मतलब गिफ्ट्स के फॉर्म में यहाँ पे बोला गया है कि व्हाट गुड थिंग्स आर देयर इन द मार्केट जिस जो हम लोग की रीच में है। उसके बाद आता है थ्रेट्स, व्हाट हेडविंड्स डू वी फेस, अच्छा हेडविंड्स यहाँ पर इन जनरल समझो कि कोई भी थ्रेट्स, कोई भी नुकसान जो आप हो सकता है कि फेस करो इन जनरल, ठीक है। उसकी बात की गई है कि हु माइट चैलेंजेस, हम लोग कहाँ से हम लोग को, मतलब जैसे एग्जाम्पल इसका ले सकते हो कि नेस्कैफे का जो सबसे बड़ा ये ब्रू ब्रू एज कॉफी का सबसे बड़ा चैलेंज कौन है, खुद नेस्कैफे है इटसेल्फ। तो व्हाट चैलेंजेस डू कैन वी फेस, अगर हम लोग अगर नेस्कैफे को फॉर द रीजन कुछ भी ऐसा हो जाता है, कोई इशू हो जाता है, तो उससे सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा, ब्रू कंपनी को होगा, ठीक है, या जो भी बाकी कॉफी की कंपनीज हैं दैट वी इवन डोंट नो उनको होगा। तो ये इसे बोला गया। फिर व्हाट कुड गो रॉन्ग, और क्या ऐसी चीजें हैं हमारे लिए जो गलत जा सकती हैं, तो ये सब थ्रेड्स का हिस्सा होता है। फिर आता है सॉर्ट एनालिसिस इन जनरल, ये वो टेक्निक्स होती है जो इंडिविजुअल्स या फिर बिजनेस पीपल यूज करते हैं सो एज टू असेस कि उनके स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स क्या होते हैं। ये जो एनालिसिस है बिजनेस ओनर्स को, डिसीजन मेकर्स को हेल्प करता है एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू लेने में, कंपनी की करंट स्टैंडिंग या कंपनी का जो करंट पोजीशन है इन द बिजनेस उसको जानने में, दोनों ही तरीके से, इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। फिर आता है स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, मेरे इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, कंपनी के रिसोर्सेस, कैपेबिलिटीज, स्किल्स, ये इसमें आते हैं। ये जो एस्पेक्ट है ऑफ द कंपनी वो है जो इसको कंपनी जो है कंट्रोल कर सकती है। स्ट्रेंथ ये वो रिसोर्सेज या कैपेबिलिटीज होती हैं जो कंपनी को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देती हैं, ओके। और सेम टाइम पर वीकनेसेस वो एस्पेक्ट्स होते हैं जो कंपनी के लिए एक डिसएडवांटेज के फॉर्म में आते हैं। फिर इसके बाद आता है अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स जो कि एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। ये जो फैक्टर्स हैं दीज आर द फैक्टर्स दैट कंपनी हैज नो कंट्रोल ओवर, कंपनी का इन फैक्टर्स के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। अपॉर्चुनिटीज मेरी वो पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज होती है, मतलब गुड भी हो सकता है कि उनसे फायदा हो इनको, जिसका कंपनी जो है वो फायदा उठा सकती है। और थ्रेट्स वो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो कंपनी की परफॉर्मेंस को नेगेटिवली अफेक्ट कर सकते हैं, ओके। शॉर्ट एनालिसिस का गोल क्या होता है कि वो जितने भी कंपनी की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस है, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स है, उसको एनालाइज कर सके और उससे फायदा उठा सके और नुकसानों से बच सके। फिर अगर हम लोग ये फैक्टर्स को समझ लेते हैं तो कंपनी जो है अपनी एक ऐसी इफेक्टिव स्ट्रैटेजी बना सकती है जिससे वो अपनी स्ट्रेंथ को कैपिटलाइज कर सकती है, वीकनेसेस को मिनिमाइज कर सकती है, अपॉर्चुनिटीज को एडवांटेज ले सकती है, और जो थ्रेट्स है उनको कम कर सकती है। फिर इसके बाद लिखा है ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग प्रोसेस में, इट इज यूज टू असेस द कंपनीज करंट पोजीशन एंड हेल्प टू
आइडेंटिफाई एरियाज जहां पर कंपनी को इम्प्रूव करना चाहिए या फिर दे कैन इम्प्रूव. ओके, इट इज गुड यूज्ड टू डेवलप स्ट्रैटेजीज जो कंपनी को हेल्प करेंगे उसके गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए. फिर इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है सॉर्ट एनालिसिस का, क्योंकि अगर ये आएगा भी तो डॉट नेसेसरली कि ये बहुत ज्यादा लॉन्ग आंसर में आए. हाँ, शॉर्ट में आता है तो वेल एंड गुड, आप उसमें एक सुंदर सा डायग्राम बना सकते हो जो इसमें बना हुआ था, एंड उसके बाद उसकी मीनिंग लिख सकते हो, बस बहुत ज्यादा, दैट इज सफिशिएंट. फिर इसमें लिखा है सॉर्ट एनालिसिस का एक एग्जांपल दिया हुआ है कि भाई उसमें स्ट्रेंथ में क्या क्या चीजें आती हैं. तो अगर आप कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट है जिसको ऑफर कर रहे हो, जैसे एग्जांपल के तौर पर आप ले सकते हो कि ओडोमॉस एट द वेरी बिगनिंग, ठीक है, व्हेन नो वन यूज्ड इट, पता भी नहीं था किसी को कि अच्छा ठीक है हम लोग कोई क्रीम भी यूज कर सकते हैं मॉस्किटो से बचने के लिए, उस टाइम पर तो वो एक इनोवेशन था जो यूज हुआ था यहाँ पर. गुड नाइट वॉज ऑल्सो एन इनोवेशन. फिर अफोर्डेबल प्राइसेस में ऑब्वियसली चार कंपनीज में जो सस्ती वाली कंपनी होगी अगर वो अफोर्डेबल प्राइस में दे रही है, एग्जाम्पल यू कैन टेक मैगी, 12 रुपीज की आती है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है. अब वहीं पर ही हम डेलमोंट का पास्ता ले ले, 80-80 रुपए का आता होगा, हु विल बाय दैट. ओके, फिर आता है लोकल करंट यूजर्स. अगर आपके जो ब्रांड है वो ग्लोबल है, मतलब इन जनरल एवरीवेयर, और हर छोटे छोटे कोने में कोई ना कोई कस्टमर है जो उसको बाय कर रहा है, तो ये भी कंपनी के लिए एक स्ट्रेंथ होती है. फिर आता है इसमें हमारे चलो वीकनेसेस पढ़ लेते हैं. नॉट इनफ ब्रांड रिकॉग्निशन. हो सकता है मार्केट में कोई ऐसा बिस्किट हो जो बहुत टेस्टी हो बट स्टिल यू डोंट नो, तो वो क्या है, वो कंपनी के लिए एक वीकनेस है, क्योंकि उन्होंने उस चीज को कभी इतना एडवर्टीज किया ही नहीं है. नॉट रिसोर्सेज स्पेंट ऑन मार्केटिंग. ऑब्वियसली हमने अगर मनी नहीं स्पेंड किया, हम बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं, बेस्ट क्वालिटी के हम लोग प्रोडक्ट्स हैं, टी शर्ट्स हैं या क्लोथ्स है, वो सेल करते हैं. आपने देखा होगा ऐसे कई सारे ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ऐसे कई सारे वेबसाइट्स हैं या पेजेस हैं जो वहां पर सेल कर रहे हैं, बट इफ दे आर नॉट मार्केटिंग देयर प्रोडक्ट, तो वो जो है वही चीज है कि भाई नॉट एवरीवन ट्रस्ट देम, और इसके कारण जो वीकनेसेस है वो वीकनेसेस ही बन के रह जाती हैं. फिर अपॉर्चुनिटीज आती हैं कि हम लोग जो सोशल मीडिया प्रेजेंस है उसको एक्सपैंड कर रहे हैं. जो आप अपना जो कस्टमर्स है उनको कहाँ पाओगे, सोशल मीडिया पे पाओगे. ऑब्वियसली नॉट एवरीवन इज गोइंग टू सी द टीवी, नॉट एवरीवन इज गोइंग टू सी द न्यूज़पेपर. तो जब आप उस चीज से बढ़ करके जब आप इंटरनेट की दुनिया में जाते हो, देन यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ आपको अपने प्रोडक्ट को कैसे एडवर्टीज करना है. देन इंडस्ट्री इन्फ्लुएंसर्स के साथ आप वर्क करोगे, देन इट विल बी बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर यू. और इंडस्ट्री इन्फ्लुएंसर्स में यू कैन टेक फूड ब्लॉगर्स, ठीक है. फिर आते हैं थ्रेट्स. इसमें क्या क्या होते हैं, टफ कंपटीशन इज अ थ्रेट. सप्लाई चेन चैलेंजेस कि हाँ हम कैसे उस प्रोडक्ट को फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन भेजते हैं, वो एक चैलेंज हो सकता है. एंड टफ जॉब मार्केट मीन्स जहां पर हाउ यू विल बी एबल टू फाइंड अ गुड कैंडिडेट, ये भी एक चैलेंज के जैसा ही होता है. ओके, तो that's all for today. I hope you all have understood. If you have liked the video, please do share it with your friends and your best friends and do subscribe to my channel. Thank you.